गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जाना था। आज हम इससे आगे का चैप्टर लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये हमने कल पढ़ा था। ये इसकी सबसे सरल परिभाषा है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। अब वो सवाल माइंड में कौन कौन से आते हैं, देखिए। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? नेक्स्ट, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। अब ये जो क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर हमें आगे जो अब पढ़ने जा रहे हैं वहां मिलेंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इसमें एग्जाम्पल दिया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, यानी सेना के माध्यम से वहां की पुरानी सरकार को हटाया। देखिए, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। आगे क्या हुआ? पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। आगे देखिए, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, यानी यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती।
कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। अब देखिए इसकी विशेषता, इस एग्जाम्पल के आधार पर जो विशेषता निकलकर सामने आती है वो है, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, वहीं पर लोकतंत्र होता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है और जो अंडरलाइन किए हैं वो अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। इसकी दूसरी विशेषता आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें भी एग्जाम्पल दिए हैं देशों के और उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए, चीन की संसद को क्वांगुओ रैममिन दाइबियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, यानी केवल एक पार्टी की ही बनती है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आगे एक और एग्जाम्पल दिया है। 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाजी करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। अब यहाँ पर भी एक ही पार्टी का उदाहरण दिया गया है। अब देखिए आगे, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, यानी लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। अब इसके आधार पर जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके आधार पर हम इसकी दूसरी विशेषता पर पहुंचते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। वहीं पर लोकतंत्रात्मक शासन होता है। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। अब इसके जो आगे की विशेषताएं हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।